उपभोक्ता क्या होता है? आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है, उपभोक्ता इस वस्तु का उपभोग करता है। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बात की थी कि वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाता है किसके द्वारा? उपभोक्ता के द्वारा। आप भी उपभोक्ता है, मैं भी उपभोक्ता हूँ। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति क्या है? उपभोक्ता है, क्योंकि वो किसी न किसी वस्तु और सेवा का उपभोग अवश्य करता है और उसके बदले में वो कीमत अदा करता है। तो वह क्या चाहता है कि वह जो कीमत अदा करता है, अपनी आय में से जो वह कीमत देता है किसी भी वस्तु और सेवा की, तो उसके बदले में वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ कि एक व्यक्ति है, मान लो आप ही हो, आपको क्या करना है? आपके पास 20 रुपीज़ हैं और आपको मार्केट में एक कॉपी खरीद के लेके आनी है। तो आप ये देखेंगे कि 20 रुपये में, 20 रुपीज़ में एक अच्छी से अच्छी कॉपी आपको उपलब्ध हो सके, जिससे कि आपको संतुष्टि मिल सके। आप उसके लिए 4-5 वैरायटीज़ भी देखेंगे और जो बेस्ट क्वालिटी की आपको लगेगी आप उसको खरीद के लेके आएंगे। इससे आपकी संतुष्टि क्या होगी? अधिकतम होगी। तो ऐसा ही क्या होता है? उपभोक्ता के साथ होता है। तो उपभोक्ता कौन होता है? जो दी हुई आय में अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है। यही यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है उपभोक्ता की। तो बच्चों, उपभोक्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंज्यूमर। कौन होता है कंज्यूमर? उपभोक्ता वह है जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर संतुष्टि प्राप्त करता है। उपभोक्ता क्या करता है? जो वस्तुओं और सेवाएं हैं उसका उपभोग करता है, क्योंकि उसको उनकी आवश्यकता होती है और उसके द्वारा वह संतुष्टि प्राप्त करता है। उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है? अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं में क्या करना? खर्च करना और अपनी संतुष्टि को क्या करना? अधिकतम करना। उपभोक्ता का उद्देश्य ही होता है कि जो उसकी आय होती है उसको वो विभिन्न तरह की वस्तुओं और सेवाओं में क्या करे? खर्च। अब एक ही वस्तु और सेवा का तो उपभोग नहीं करता उपभोक्ता, बहुत सारी वस्तुओं का उपभोग करता है। आप भी बहुत सारी उपभोग करते होंगे वस्तुओं का। जैसे कि अब अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पेंसिल की ज़रूरत भी है, रबड़ की ज़रूरत भी है, पेन की ज़रूरत भी है, कॉपी की ज़रूरत भी है, बैग की ज़रूरत भी है। तो बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है उपभोक्ता? उपभोग करता है और फिर उसमें अपनी आय को इस तरीके से खर्च करता है कि वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि उपभोक्ता किसे कहते हैं और दूसरा क्वेश्चन कि उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है प्रारंभिक संकेतन और अभिग्रह क्या होता है। बच्चों, हम उपभोक्ता के उद्देश्य के बारे में, उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले एक बंडल की बात होती है। अब आप ये सोचोगे कि ये बंडल क्या होता है। बंडल अर्थात सेट। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि उपभोक्ता विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्या करता है? उपभोग। अब हम मान लेते हैं कि उपभोक्ता केवल 2 ही वस्तुओं का उपभोग करता है, तो 2 वस्तुओं की वो जितनी क्वांटिटी का उपभोग करता है, जितनी मात्राएं वो उसकी प्रयोग में लेता है, तो उसको मिलाकर एक सेट बन जाता है। मतलब अब जैसे कि आप एक पेन का और पेंसिल का, 2 वस्तुएं हैं, इनका उपभोग कर रहे हो, ठीक है। तो पेन की कितनी मात्रा उपभोग कर रहे हो, पेंसिल की कितनी मात्रा उपभोग कर रहे हो, एक सेट हो गया। आ रहा है समझ में? किसमें? दी हुई आय में। दूसरा सेट, फिर आप पेन की मात्रा को बाय द वे बढ़ा देते हो और पेंसिल की मात्रा को आप कम कर देते हो, तो वो दूसरा सेट हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे सेट क्या होते हैं? उपभोक्ता के सामने उपलब्ध होते हैं और उपभोक्ता क्या करता है? अपनी दी हुई आय के अंतर्गत वो उस सेट का चयन करता है जिससे कि उसकी संतुष्टि अधिकतम होती है। समझ में आ रहा है? जैसे कि अब मैंने आपको कॉपी वाला उदाहरण दिया था अभी कि आपके पास 20 रुपये हैं और आपको क्या खरीदनी है? कॉपी खरीदनी है। अब हम ये मान लेते हैं आपके पास 20 रुपये हैं, इसमें आपको कॉपी भी खरीदनी है और पेन भी खरीदने हैं। अब आप क्या करोगे? एक कॉपी ले लूँ या फिर क्या करूँ? 2 पेन ले लूँ? नहीं, ऐसा करता हूँ 2 पेन ले लेता हूँ और एक कॉपी कर लेता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक ये भी हो सकता है कि एक भी कॉपी नहीं लेता, केवल पेन ले लेता हूँ, या फिर सारे पेन ले लेता हूँ, कॉपी ले लेता हूँ और पेन एक भी नहीं लेता। तो इस तरीके से बहुत सारे सेट बनते हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं? बंडल या फिर सेट कहते हैं। और उपभोक्ता के सामने ये बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे सेट अवेलेबल होते हैं, जिसमें से उपभोक्ता क्या करता है? चयन करता है। इसे ही बोलते हैं प्रारंभिक संकेतन या अभिग्रह। या फिर हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता के सामने पहले ही बहुत सारी क्या होती हैं? चुनाव की चीज़ें होती हैं, जिसमें से उपभोक्ता चुनाव कर सकता है। तो इसे प्रारंभिक संकेतन और अभिग्रह बोलेंगे। इसके अंतर्गत हम
उपभोक्ता के चयन की समस्या को क्या कर लेते हैं, सरलीकरण, ताकि कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन है तो उपभोक्ता किसी का भी चयन इसमें से कर सकता है। यहाँ दो वस्तुओं पर विचार करते हैं, दोनों वस्तुओं की मात्राओं को क्या कहा जाता है, बंडल। जैसे मैंने आपको बताया ना कि दो ही वस्तुओं की बात कर रहे हैं, वैसे तो बहुत सारी वस्तुओं का उपभोग करता है उपभोक्ता। जब हम दो ही वस्तुओं की बात करते हैं तो उसका एक क्या बन जाता है, बंडल बन जाता है। उदाहरण के लिए दो वस्तु केला और आम का क्या है, बंडल 5 और 10 है। देखो आपके सामने एक बंडल है केले और आम का 5 और 10, अर्थात केले की 5 मात्रा और आम की कितनी मात्रा, 10 मात्रा। ठीक है, अब इसके और भी बंडल हो सकते हैं, जैसे हमने मान लिया केले की 1 इकाई और आम की 20 बंडल ही हो गया। इसके बाद हम मान लें ये 2 हो गई, ये 18 हो गई, 3 हो गई, ये 16 हो गई। तो इस तरह से बहुत सारे बंडल बन जाते हैं। तो ये सारे बंडल में से उपभोक्ता को चयन करने में बड़ी आसानी होती है, इसीलिए हम इसे प्रारंभिक संकेत के रूप में मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आगे देखते हैं हम कि उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए दो धारणाएं प्रचलित होती हैं। देखो बच्चों, हम उपभोक्ता के व्यवहार की बात कर रहे हैं। अब अर्थशास्त्र में इसके लिए दो प्रकार की धारणाएं होती हैं कि उपभोक्ता किस प्रकार से अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है, किस प्रकार से अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। जो पहली धारणा है वो है गणनावाचक और जो दूसरी धारणा है वो है क्रमवाचक। गणनावाचक मतलब जैसे कि हम दूध लेते हैं तो हम सोचते हैं कि 1 लीटर ले लेते हैं, 2 लीटर ले लेते हैं, 3 लीटर ले लेते हैं, हमें किससे ज़्यादा मतलब कितने से अधिकतम उपयोगिता मिल सकती है। तो ये तो हो गई गणना करना, मतलब काउंट करना। दूसरी चीज़ होती है क्रम निर्धारित करना, अर्थात क्रमवाचक, जिसमें क्या होता है, हम ये देखते हैं कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा संतुष्टि दे रही है दूसरे की तुलना में। तो जो ज़्यादा संतुष्टि देती है उसको हम पहले चयन कर लेते हैं, जो कम देती है उसको हम बाद, अर्थात हम एक क्रम निर्धारित कर देते हैं। तो गणनावाचक मतलब जिसमें गणना की जा सके, क्रमवाचक जिसमें गणना नहीं की जा सकती उपयोगिता की, बल्कि इसमें क्रम निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए दो है, गणनावाचक जिसे कार्डिनल एनालिसिस कहते हैं, क्रमवाचक जिसे हम ऑर्डिनल एनालिसिस कहते हैं। तो सबसे पहले जो हम अध्ययन करेंगे वो गणनावाचक का करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले उपयोगिता का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। उपभोक्ता का अर्थ हमने देख लिया, और उपयोगिता क्या होती है, किसी वस्तु में आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्या होती है, शक्ति कहते हैं। जैसे कि पंखा है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो हमारी जो गर्मी है उसको क्या कर देता है, दूर कर देता है। आ रहे समझ में? तो उसमें हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्या है, शक्ति है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, उपयोगिता, अर्थात यूटिलिटी। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूटिलिटी। किसी वस्तु या सेवा के प्रयोग द्वारा आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति क्या कहलाती है, उपयोगिता। जैसे इस पेन की उपयोगिता क्या है कि यह लिख पा रहा है। आ रहा है बच्चों समझ में? इस माइक की उपयोगिता क्या है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी तेज हो पा रही है इससे। तो कहने का तात्पर्य है कि सभी वस्तुओं में उपयोगिता होती है, इसी वजह से उपभोक्ता उसका प्रयोग करता है और अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करता है। यदि हम सीधे शब्दों में बोले तो वस्तु या सेवा में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति होती है, इसे ही हम कहते हैं उपयोगिता या फिर यूटिलिटी। ठीक है बच्चों, मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि एक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है। देखो ये वाली बात तो एकदम सही है कि जिस चीज़ की उपयोगिता मेरे लिए है, जरूरी थोड़ी ना है कि उसकी उतनी ही उपयोगिता आपके लिए हो। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग वस्तु से अलग अलग उपयोगिता प्राप्त होती है। जैसे कि शराबी है, उसके लिए शराब की बहुत अधिक उपयोगिता है, लेकिन जो व्यक्ति शराब पीता ही नहीं है तो उसके लिए तो शराब की उपयोगिता बिल्कुल निल हो गई। समझ में आ रहा है? एक बच्चा जो पढ़ता है उसके लिए बुक की बहुत उपयोगिता है, और जो पढ़ना ही नहीं जानते उसके लिए बुक की कोई उपयोगिता नहीं है। तो एक ही वस्तु की उपयोगिता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है। आ रहा है बच्चों समझ में उपयोगिता का कंसेप्ट? अब क्या है, जो उपयोगिता है उसके दो प्रकार होते हैं। आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो भी आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी। इसको आप बुक में देख के और अच्छे से पढ़ सकते हैं। पहले आप वीडियो सुनिए, फिर उससे बुक में देखिए और अपने नोट्स भी तैयार कीजिए, तो इससे आपकी चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो उपयोगिता दो प्रकार की होती है, एक तो होती है कुल उपयोगिता और एक होती है सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल यूटिलिटी और सीमांत उपयोगिता को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये हो गई कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, ये हो गई सीमांत उपयोगिता अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी। अब कुल उपयोगिता एक एक करके हम देख लेते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें एक वस्तु से कि अलग अलग इकाइयों का उपभोग करने से जो कुल मतलब उनके जो योग की उपयोगिता प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है, कुल उपयोगिता। जैसे आपको भूख लग रही है, आपने केला खाना शुरू किया तो पहले केले से आपको ज़्यादा उपयोगिता मिली,
ठीक है, तो वो उपयोगिता हो गई। उसके बाद आपने दूसरा केला खाया तो भी आपको उपयोगिता मिली, तीसरा खाया तो भी आपको उपयोगिता मिली। तो ऐसे जो भी उपयोगिता मिल रही है उसका आपने क्या कर दिया, योग कर दिया। तो उसे हम कहते हैं कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता, इसको आप सीधे सीधे हम सिंपल TU से लिख सकते हैं, क्योंकि हम जब कर्व बनाएंगे, वक्र बनाएंगे, तो वहाँ पर हमें शॉर्ट में लिखना होगा। तो आप इसको टोटल यूटिलिटी TU से आप जान सकते हैं कि एक समय विशेष में वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त जो भी संतुष्टि है उसका योग। बच्चों एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने लायक ये है, समय विशेष में। ऐसा नहीं कि आप ये बोल रहे हो कि एक केला मैंने अभी खाया तो उससे उपयोगिता मिल गई, फिर एक केला मैं 5 घंटे बाद खा रहा हूँ तो उससे उपयोगिता मिल गई। दोनों में क्या होगा, डिफरेंस, क्योंकि अभी आप रिसेंटली उसका उपभोग कर रहे हैं तो आपकी उपयोगिता क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। 5 घंटे बाद तो फिर से आपको फिर भूख लग जाएगी, तब उस केले से जो उपयोगिता प्राप्त होगी उसको हम कुल उपयोगिता में टोटल नहीं करेंगे। हम एक समय विशेष में, मतलब एक जो टाइम पीरियड चल रहा है उसमें हमें जो विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करने से उपयोगिता प्राप्त होती है उसका योग कहलाता है कुल उपयोगिता। ठीक है, इसे निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है। हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला दे रखा है TUN, मतलब जितनी भी हम वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं उससे प्राप्त उपयोगिता। माना हमने पहली वस्तु का उपयोग किया तो उससे हमें U1 उपयोगिता प्राप्त हुई, दूसरी से U2 प्राप्त हुई, तीसरी से U3 प्राप्त हुई। ऐसे हमने जितनी भी वस्तुओं का उपभोग करते चले जा रहे हैं उनसे प्राप्त उपयोगिता का क्या करते जा रहे हैं, योग करते जा रहे हैं, और इसे ही हम कहते हैं कुल उपयोगिता। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग होती है। ये इसका फॉर्मूला है TU बराबर सिग्मा। सिग्मा का अर्थ ही क्या होता है, योग। योग या फिर हम टोटल बोल सकते हैं कि सिग्मा MU अर्थात सीमांत उपयोगिता का योग होती है कुल उपयोगिता। तो ये चीज़ भी आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि कुल उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता का योग कैसे होती है, वो हम सारणी के द्वारा अभी समझेंगे। देखो यहाँ पर आपके सामने सारणी बनी हुई है कि कुल उपयोगिता कैसे ज्ञात की है। हमारा फॉर्मूला ये था U1 प्लस U2 प्लस U3 डैश डैश डैश, जितनी भी इकाइयों का उपभोग करते हैं वो होती है हमारी कुल उपयोगिता। ठीक है बच्चों, तो x की हमने जैसे 0 इकाई का उपभोग किया तो कुछ भी उपयोगिता नहीं मिली, तो कुल उपयोगिता 0 हो गई। अब हमने x की पहली इकाई का उपभोग किया, ठीक है, तो हमें 10 उपयोगिता प्राप्त हुई। फिर हमने दूसरी का उपभोग किया तो हमारी उपयोगिता मतलब बढ़ गई, मतलब 16 हो गई, अर्थात हमें दूसरी इकाई से कितनी उपयोगिता मिली, 6 उपयोगिता मिली। आ रहा है समझ में? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10, उसके बाद हमारी बढ़ के कितनी हुई, 6। आगे बच्चों समझ में? और इसके बाद हमारी कितनी बढ़ी, 4। तो इस प्रकार से कुल उपयोगिता क्या होती है, जो भी उपयोगिता मिल रही होती है उसका टोटल होती है। जैसे एक इकाई से 10 मिली, 2 इकाई से हमें कितनी हो गई, 16 हो गई, 3 इकाई से कितनी हो गई, 20 हो गई, 4 इकाई से कितनी हो गई, 22 हो गई, 5 इकाई से कितनी हो गई, 22 ही रही, और 6 से कितनी हो गई, 20। तो बच्चों ये जो आपके सामने बनी हुई है सारणी, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो कुल उपयोगिता है वो क्या हो रही है, जैसे जैसे हम इकाइयों का उपभोग करते चले जा रहे हैं बढ़ती हुई जा रही है। क्योंकि जब टोटल हो रहा है जब उपयोगिता का तो वो बढ़ेगी ही, लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि प्रारंभ में तो क्या हो रही है, कुल उपयोगिता बढ़ रही है। ठीक है, अब उसके बाद जब ये 22 आई तो कुल उपयोगिता क्या हो गई, अधिकतम हो गई, बढ़ी नहीं ना, 22 के बाद 22 ही रही, अधिकतम हो गई। और उसके बाद कुल उपयोगिता ने घटना शुरू कर दिया, अर्थात 22 के बाद कितनी हो गई कुल उपयोगिता, 20 हो गई। कहने का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे जैसे x वस्तु की इकाई का उपभोग करते चले जाते हैं तो कुल उपयोगिता प्रारंभ में तो बढ़ती है, उसके बाद क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, और उसके बाद घटने लगती है। जैसा कि आप इस ट्रेंड में देख पा रहे हैं कि पहले तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, उसके बाद क्या होती है, अधिकतम होती है, और उसके बाद घटने लगती है। तो कुल उपयोगिता का आपको ट्रेंड समझ में आ गया कि कुल उपयोगिता प्रारंभ में बढ़ती है, फिर अधिकतम होती है और उसके बाद घटने लगती है। हम इसको एक डायग्राम से भी बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ 3, 4, 5, 6 ये दिखा दिया। यहाँ पर आप जो भी दिखाना चाहो, यहाँ पर कितने तक है, 22 तक है, तो आप इसको आराम से 5, 4, 5, 10, 15, 20, 25 ये दिखा सकते हैं। ये तो हो गई उपयोगिता, कुल उपयोगिता, और ये हो गया आपकी x वस्तु। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है। नहीं समझ में आ रहा है, यदि नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, अपनी बुक कंसल्ट करनी है और बुक में से देख के क्लियर बनाना है और डायग्राम की प्रैक्टिस करते रहनी है। क्योंकि डायग्राम क्या होनी चाहिए, एकदम क्लियर और एकदम साफ सुथरे और एकदम सही होनी चाहिए।
ठीक है बच्चों, तो हमने क्या बात की थी, कुल उपयोगिता प्रारंभ में क्या होती है, बढ़ती है, अधिकतम होती है और उसके बाद घटने लगती है। तो ये कुल उपयोगिता वक्र हो गया, प्रारंभ में तो बढ़ती हुई होती है, फिर अधिकतम होती है और उसके बाद घटने लगती है। समझ में आ गया कुल उपयोगिता के बारे में, ऐसा क्यों होता है कि प्रारंभ में बढ़ती है, फिर अधिकतम होती है, फिर घटने लगती है। क्यों? क्योंकि हर अगली इकाई से प्राप्त जो उपयोगिता होती है वो घटती हुई होती है। हम आगे सीमांत उपयोगिता की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग होती है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ हमने कुल उपयोगिता वक्र भी बना लिया और ये कुल उपयोगिता की सूची भी हो गई। अब आगे देखते हैं कि कुल उपयोगिता उपभोग भी वृद्धि के साथ प्रारंभ में बढ़ती है, फिर एक बिंदु पर यह अधिकतम होती है, जिसे अधिकतम संतुष्टि का पॉइंट या पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इस बिंदु के बाद और अधिक उपभोग करने पर कुल उपयोगिता घटने लगती है। जैसा कि अभी हमने वक्र बनाया कि ये जो पॉइंट होता है, ये इसको बोलते हैं हम अधिकतम संतुष्टि का बिंदु, जहाँ पर की उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक है, प्रारंभ में बढ़ती है और यहाँ अधिकतम हो जाती है और उसके बाद कुल उपयोगिता और अधिक उपभोग करने पर घटने लगती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं सीमांत उपयोगिता। हमने दो चीज़ों की बात की थी, एक तो कुल उपयोगिता, उपयोगिता के प्रकार में, और दूसरी सीमांत उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है बच्चों, हम जैसे जैसे अगली इकाई का उपभोग करते चले जाते हैं तो उससे प्राप्त जो उपयोगिता है वो क्या होती है, घटने लग जाती है। समझ में आ रहा है कि जैसे हमें बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, हमने केला खाया तो पहली इकाई से हमें बहुत ऐसा लगता है फटाफट खा जाए, बहुत तेज़ भूख लग रही है तो हमने खाया, तो उससे हमें उपयोगिता अधिक प्राप्त हुई। अब हम दूसरा खाएंगे तो हमें थोड़ी सी कम उपयोगिता मिलेगी क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा भूख नहीं है। अब हम तीसरा खाएंगे तो हमें और भी कम मिलेगी, जब हम चौथा खाएंगे तो और भी कम मिलेगी। अब एक बिंदु ऐसा भी आ जाता है कि हमें कोई उपयोगिता नहीं मिलती, और भी यदि हम ज़्यादा खाते जाएंगे तो हमें ओवर ईटिंग की वजह से उल्टी भी हो सकती है या फिर हमें बेकार जी भी खराब हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे हम वस्तु की इकाई का उपभोग करते चले जाते हैं तो सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है, अर्थात वस्तु की अगली इकाई से प्राप्त जो उपयोगिता होती है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि कुल उपयोगिता प्रारंभ में बढ़ रही है, फिर क्या होने लग गई, अधिकतम हो गई और फिर घटने लग गई। क्यों? क्योंकि सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती हुई होती है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन। जो कुल उपयोगिता जैसे हमने हमारे जो सारणी में देखी थी 0, 10, 16, तो कुल जो भी परिवर्तन हो रहा है इसके अंदर कि पहले कुल उपयोगिता 10 थी, 10 से 16 हुई, 16 से 20 हुई, तो क्या परिवर्तन हो रहा है, पहले 6 का परिवर्तन हुआ, फिर 16 से 20 मतलब 4 का परिवर्तन हुआ। तो जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता, अर्थात एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन। यहाँ पर हम इसका जो सूत्र है वो ये लिखते हैं, डेल्टा क्यू, अर्थात एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया और जिसके फलस्वरूप कुल उपयोगिता में परिवर्तन हुआ, अर्थात डेल्टा टी यू, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन, डेल्टा टी यू क्या कहलाता है, एम यू। समझ में आ गया कि इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं, एम यू बराबर टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, अर्थात जो टी यू एन मतलब जो कि हमें इस वस्तु से प्राप्त उपयोगिता हो रही है कुल, और टी यू एन माइनस 1 मतलब उससे पिछली इकाई से जो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है, उन दोनों को माइनस करने पर हमें एम यू एन ज्ञात हो जाता है। अभी हम सारणी देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो वस्तु की प्राप्त जो कुल उपयोगिता है जो हमें रिसेंटली उपभोग कर रहे हैं उसमें से हमको क्या माइनस करना है, जो हमने पिछली इकाई जो उपभोग की है उससे प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता। तो इससे हम सीमांत उपयोगिता ज्ञात कर सकते हैं। इसे निम्न रूप से भी व्यक्त किया जा सकता है। मैंने आपको बता दिया कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन, उसे ही हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता और मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, देख लो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता का योग है वो कुल उपयोगिता होती है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि कुल उपयोगिता का सूत्र ही होता है, सीमांत उपयोगिता का हम योग कर दें तो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। अब ये सारणी के द्वारा ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। हमने टी यू तक देख लिया था कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे जैसे हम इकाई बढ़ा रहे हैं कुल उपयोगिता प्रारंभ में बढ़ रही है, फिर अधिकतम हो गई और उसके बाद घटने लग गई। अब सीमांत उपयोगिता क्या होती है,
सीमांत उपयोगिता होती है एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन। जैसे 0 हमने वस्तु का उपभोग किया तो 0 कुल उपयोगिता मिली, तो 0 ही हमारी क्या हो गई, सीमांत उपयोगिता। कुछ नहीं मिलेगी सीमांत उपयोगिता। अब हमने क्या किया, x का उपभोग बढ़ाकर 1 कर दिया, ठीक है, तो हमारी जो कुल उपयोगिता है वो हमें 10 प्राप्त हुई। हमने पहला केला खाया, उससे हमें कुल उपयोगिता कितनी मिली, मतलब उपयोगिता कितनी मिली 10, तो हमारी कुल उपयोगिता हो गई 10, ठीक है। तो कितना परिवर्तन हुआ कुल उपयोगिता में, 10 का, तो सीमांत उपयोगिता 10 हो गई ना। हमने यही तो बोला कि कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन। दूसरी इकाई करी हमने तो हमारी कुल उपयोगिता बढ़कर कितनी हो गई, 16 हो गई। अभी तक हमें 10 ही मिली थी, 1 से 2 खाने से हमें 16 उपयोगिता मिल गई कुल। तो उसमें कितना परिवर्तन हुआ, 10 से 16, 6 का परिवर्तन हुआ, तो 6 क्या हो गई, सीमांत उपयोगिता हो गई। आ रहे हैं समझ में। इसी प्रकार हम देखते चले जाएंगे कि यहाँ 16 से 20 कितना परिवर्तन हुआ, 4 का। 20 से 22 कितना परिवर्तन हुआ, 2 का, ठीक है। 22 से 22 कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात हुआ 0, और 22 से 20 कितना हुआ, घट गया, अर्थात -2 का परिवर्तन। तो कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से वही क्या कहलाता है, सीमांत उपयोगिता। एक बहुत ईजी डेफिनेशन बनती है इसकी कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, सीमांत उपयोगिता। इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं mu बराबर डेल्टा TU बटे डेल्टा Q। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या था कि TUN माइनस TUN-1। TUN मान लिया हमने, ये वाला है TUN 16, ठीक है, और TUN में से हमको क्या माइनस करना है, TUN-1, अर्थात पहली इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता। इससे पहली इकाई कौन सी है, 10, तो 16 में से 10 माइनस किए तो कितना आ गया, 6। आ रहा है बच्चों समझ में। और सीमांत उपयोगिता का हम योग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, कुल उपयोगिता। डेल्टा MU बराबर क्या होती है, TU। हमने यही बात की थी ना, 0 में 10 का टोटल गया, 10 आ गया, 10 में 6 का टोटल किया, 16 आ गया, 16 में 4 का टोटल किया, 20 आ गया, 20 में हमने 2 का टोटल किया, कितना आ गया, 22 आ गया, 22 में 0, 22 में से -2, 20। तो कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन और सीमांत उपयोगिता का योग क्या होता है, कुल उपयोगिता होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हम ये देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता का ट्रेंड क्या रहता है। सीमांत उपयोगिता प्रारंभ से ही घटती हुई होती है। देखो यहाँ पर 0, 10, 6, 4, 2 शुरू से ही घटती हुई हो रही है। कुल उपयोगिता तो पहले बढ़ रही थी, फिर अधिकतम हुई, फिर घटने लग गई। सीमांत उपयोगिता शुरू से ही घटती हुई होती है, फिर ये क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, और उसके बाद ऋणात्मक भी हो जाती है। मतलब कुल उपयोगिता तो हमेशा धनात्मक रहती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता पहले तो घटती हुई होती है, फिर शून्य होती है, और फिर ऋणात्मक भी होती है। अर्थात धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों स्थिति सीमांत उपयोगिता के साथ आती है। यही लिखा है कि और अधिक वस्तु का उपभोग करने से ये क्या हो जाती है, शून्य, और इसके बाद भी उपभोग जारी रहता है तो ये क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो हमारा सीमांत उपयोगिता वक्र कैसे बनेगा, शुरू से ही घटती हुई होती है, फिर शून्य होती है, और फिर क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो इस प्रकार से सीमांत उपयोगिता होती है, पहले घटती हुई, फिर शून्य, और उसके बाद ऋणात्मक। ठीक है, हमने सारणी में देखा था ना कि -2 भी हो गई थी, तो इसीलिए ऋणात्मक भी हो जाती है, क्योंकि और अधिक इकाइयों का उपभोग करने से कुल उपयोगिता क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है। आ रहा है बच्चों समझ में। जो ये सीमांत उपयोगिता है वो कुल उपयोगिता से क्या है, एकदम संबंधित है, एकदम रिलेटेड है। इसी वजह से जैसा कुल उपयोगिता में परिवर्तन होता है वैसा ही सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब लास्ट जो बनता है वो है कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। जब हमने कुल उपयोगिता को पढ़ लिया, सीमांत उपयोगिता को पढ़ लिया, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं। कुल उपयोगिता प्रारंभ में बढ़ती है, अधिकतम होती है, और फिर घटने लगती है। सीमांत उपयोगिता शुरू से ही घटती होती है, शून्य हो जाती है, और बाद में ऋणात्मक भी हो जाती है। तो ये रिलेट कैसे करते हैं, ये हम डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। ये डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है बेटा, TU और ये X, ठीक है, और ये बनेगा इस तरीके से, जैसे मैं बना रही हूँ इसी तरीके से बनना चाहिए डायग्राम। ये MU है, ठीक है। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, कैसे रिलेट है, जब कुल उपयोगिता बढ़ती हुई होती है, देख रहे हो ना आप, कुल उपयोगिता क्या है, बढ़ती हुई है, तब सीमांत उपयोगिता है क्या है, घटती हुई होती है। जब जब कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। अब जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो गई, जहाँ पर 22 आ गई थी ना हमारी अधिकतम कुल उपयोगिता, वहाँ पर सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। हमने सारणी में भी देखा था, देखो जहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम है वहाँ सीमांत उपयोगिता क्या हो गई है, शून्य हो गई है।
ठीक है। अब कुल उपयोगिता इसके बाद क्या होती है, घटने लगती है, तब सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो इन दोनों में संबंध क्लियर है। कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है। कुल उपयोगिता जब अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। कुल उपयोगिता जब घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। कुल उपयोगिता हमेशा धनात्मक होती है, जबकि सीमांत उपयोगिता धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों होती है। ये दोनों में संबंध भी है, दोनों में अंतर भी हम इसको बोल सकते हैं। ये एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिसमें कि आपको डायग्राम का यूज़ करके इसको समझाना है। समझ में आ गया अच्छे से। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध देखो कि ये जब बढ़ती है, ठीक है, तो ये घटती है, ये अधिकतम होती है तो ये क्या होती है, शून्य होती है। ये जब घटने लगती है तो ये ऋणात्मक होती है। कुल उपयोगिता हमेशा धनात्मक होती है, जबकि ये धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक तीनों होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। तो आज हमने क्या पढ़ा, उपयोगिता के बारे में कि उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता के कौन कौन से प्रकार हैं, कुल उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है और अच्छे से लर्न करना है। और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो अपनी बुक भी कंसल्ट कर सकते हैं और डायग्राम का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, सीमांत उपयोगिता हास नियम के बारे में कि सीमांत उपयोगिता हास नियम में क्या होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि सीमांत उपयोगिता क्या है, घटती हुई होती है, तो सीमांत उपयोगिता हास नियम में ये कहता है कि वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है, जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।